हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आप जानते हो कि एक्सप्लेन्ड पेपर आता है एक, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, थॉरली समझाने की कोशिश की जाती है। तो वो चीज़ आज से अपन स्टार्ट करेंगे। डेली आपको कोशिश तो मैं करूँगा कि सुबह जो एडिटोरियल का अपना जो वीडियो आता है उसके ही थोड़ी देर बाद में आपको ये वीडियो मिल जाए, बट फिर भी अगर ना मिले तो शाम तक आपको डेफिनेटली ये वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने दो वीडियोस हो जाएंगे। एक तो होगा एडिटोरियल डिस्कशन जो ऑलरेडी चल रहा है, और दूसरा हो जाएगा एक्सप्लेन्ड वाला। ठीक है, तो आज अपन देख लेते हैं कौन सा आर्टिकल डिस्कस करेंगे। देखो, आज अपन पहला वीडियो है, इसमें फर्स्ट ही ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फिर जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उनमें अपन और भी ज़्यादा आर्टिकल्स आएंगे तो उनको भी कवर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज का आर्टिकल है वो जो रहेगा इन लेबर कोड्स। अभी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब 3 लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस किए हैं लोकसभा में। तो उनसे रिलेटेड तो उनके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, या फिर क्या क्या कंसर्न्स अभी रेज हो रहे हैं अगर इनकी कंटेक्स्ट की बात की जाए तो उनको लेकर के, तो वो अपन जानने की कोशिश करेंगे कि इन लेबर कोड्स व्हाट चेंजेस फॉर वर्कर्स के लिए क्या चेंजेस हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए क्या चेंजेस हैं, ये अपन जानने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी सैटरडे को लोकसभा में 3 बिल्स इंट्रोड्यूस किए हैं कोड के फॉर्म में, लेबर कोड। क्योंकि बहुत सारे लेबर लॉज ऑलरेडी इंडिया में चल रहे थे, तो उनको एक जगह इकट्ठा करना, जिससे कि एक एम्बिग्यूटी या फिर जो कन्फ्यूज़न होता है उन कन्फ्यूजन्स को दूर करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करना, और साथ में जो लेबर्स हैं उनकी वेलफेयर इंश्योर करना। तो उन चीज़ों के लिए अगर एक ही चीज़ को डील करने के लिए 3 से 4 लॉज होंगे तो कितना कन्फ्यूज़न हो सकता है, ये अपन जान सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट ने 3 कोड की फॉर्म में लेबर लॉज को इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में अभी सैटरडे को। और वो 3 लॉज कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला तो है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, दूसरा कोड है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020, और तीसरा कोड बिल है दैट इज़ द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020। तो ऐसे करके ये 3 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब इन तीनों बिल्स में अगर अपन देखें तो इसमें एक प्रपोजल जो है ना इन बिल्स का, वो ये है कि जो सोशल सिक्योरिटी जो प्रोवाइड होती है वर्कर्स को, सोशल सिक्योरिटी इन द सेंस कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, या फिर आप बात कर लो लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लो, या कोई भी हैज़ार्डस एक्टिविटी अगर हो जाती है, किसी भी वजह से कोई हैंडीकैप हो जाता है वर्क करते टाइम पे, तो उनकी सिक्योरिटी हो गई। ठीक है, या मैटरनिटी बेनिफिट्स हो गए वो प्रोवाइड करने, तो उनको अपन सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी जो है वो अब गिग वर्कर्स को भी मिलेगी, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को भी मिलेगी। कहने का मतलब गिग वर्कर्स कौन से हो गए, जो वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट का टास्क कंप्लीट होता है तो इनको फायर कर दिया जाता है, मतलब जॉब से निकाल दिया जाता है। मतलब ऑन कॉल जो वर्कर होते हैं वो, और जो इंटर स्टेट माइग्रेंट्स है, जैसे बिहार यूपी से कोई माइग्रेट करके तमिलनाडु की तरफ गया है या फिर महाराष्ट्र में गया है, तो उन लोगों को भी अब इसमें कवरेज मिलेगा। तो सेंटर ने जो मेजर्स प्रपोज किए हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करते हैं एम्प्लॉयर के लिए, कि वो अपनी इच्छा के हिसाब से हायर कर सकता है और फायर कर सकता है। अब ये एक कंसर्निंग बात है कि यहाँ पर जो लेबर है, जो वर्किंग क्लास है, उनकी सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जा सकती है। तो उसमें भी अगर नए बिल्स आए हैं तो वहाँ पर हायर एंड फायर की अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा एम्प्लॉयर के हाथ में रहेगी तो वो देखो जल्दी से हायर करेगा ज़रूरत होगी तो, और कुछ भी इशू आ गया, जैसे कोई इकोनॉमिक इशू आ गया या कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो गई जिसमें कि वो अनकंफर्टेबल हो गया, तो वो फायर कर देगा। तो ऐसे में तो जो लेबर है उसको तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो कंसर्निंग इश्यूज़ हैं इनको अपन देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि क्या की प्रपोजल्स हैं इन कोड्स के या कोड बिल्स के। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल जो 2020 आया है, उसमें अगर देखें तो जो स्ट्राइक करने का पावर होता है ना, कि आप हड़ताल पे चले जाओ, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना दिया गया है। कैसे कि जो भी कंपनी, किसी भी कंपनी में अगर 300 या 300 से ज़्यादा अगर लेबर्स काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को अगर कोई भी स्ट्राइक पे जाना है तो उनको कहीं ना कहीं कुछ प्रोसीजर्स के थ्रू होना पड़ेगा। अब होता क्या है
कि रिट्रेंचमेंट एक इशू आता है। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी इशू के बीच में उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर जिस भी इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट में 300 एम्प्लॉयज़ तक हैं, वहाँ तक उन लोगों के पास में जो लेबर है कहीं ना कहीं अपने आप को, जो पहले पावर्स उनके हाथ में हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं उनसे छीनी जाती हुई देखी जा सकती है। वो कैसे कि यहाँ पर सीधा बोला गया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है उसमें जो थ्रेशोल्ड है ना, कि जिसके बेसिस पे वो स्टैंडिंग ऑर्डर या रूल्स को फॉलो करवा सकते हैं कि कोई भी वर्कमैन है, कोई भी वर्कर है, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए और किस तरीके की सरकमस्टांसेस में वो काम ढंग से कर पाएगा। तो वो जो स्टैंडर्ड्स है ना, स्टैंडिंग ऑर्डर जो हैं, वो अब क्या कर दिया गया है कि जिस इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट में 300 से ज़्यादा वर्कर्स काम करेंगे ना, वहीं पर एप्लीकेबल होगा। अब आप देखो, जहाँ पर 300 या 300 से कम एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उन लोगों की तो ज़रूरतें कहीं ना कहीं आप ताक पे रख रहे हो, साइड में हो गए। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 300 वर्कर्स तक की जो कंपनीज होगी ना, उनको कहीं ना कहीं एक आर्बिट्रेरी सर्विसिंग कंडीशन प्रिवेल करने के लिए अलाउ कर दिया। मतलब वो अपनी मनमानी अब कर पाएंगे काम करवाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं लेबर रिफॉर्म में आप देखोगे तो लेबर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता दिखाई देता है। दूसरी तरफ ये बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर जो है, उन्होंने इस पर अपनी अप्रैल में रिकमेंडेशन भी दी, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो बिल था पहले इंट्रोड्यूस हो चुके थे ये कोड बिल, ठीक है। अभी क्या है, री इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। रीज़न बीइंग कि कुछ रिकमेंडेशंस आई, ड्राफ्ट भी रिलीज़ किया गया था, तो ऑल ओवर इंडिया लोगों ने, जो सिविल सोसाइटी है या फिर जो भी एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी है, तो वहाँ से ये बात आई। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर जो है, उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो 300 का थ्रेशोल्ड है, ये वाकई में बढ़ाना चाहिए। इसके पीछे लेबर मिनिस्ट्री जो है ना, उन्होंने ये कहा कि राजस्थान जैसे कई स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये जो थ्रेशोल्ड है ना, जहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर या फिर रूल्स को आप बुला सकते हो या अप्लाई कर सकते हो कि किस तरीके से वर्कमैन का कंडक्ट होगा, एक लेबर का काम करने का तरीका होगा इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट्स में, कोई भी फैक्ट्री में। तो वहाँ पर राजस्थान जैसे स्टेट्स में जहाँ पे ये ऑलरेडी थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ कर दिया गया है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ है। और जो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, रिट्रेंचमेंट वाला इशू जो आता रहता है, एक तरफ एम्प्लॉय एक तरफ एम्प्लॉयर, उनके बीच में वो कॉन्फ्लिक्ट भी रिड्यूस होता हुआ दिखाई दिया गया है इन स्टेट्स में। तो ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है, ये सीधा सीधा स्टेट करता है, बोलता है कि सारे जितने भी इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट हैं जिनके पास में 300 या 300 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, तो उनके पास में कोई भी अगर काम कर, ये जो एप्लीकेशन है ना, ये थ्रेशोल्ड वाली, ये तभी कंडीशन तभी एप्लीकेबल है जब उनके पास में या तो करंटली काम कर रहे हो 300, या फिर करंटली काम नहीं कर रहे हो तो पिछले 12 महीनों में कम से कम 300 आदमी उनके पास में रहे हो। कहने का मतलब, जैसे कंपनी ने जब भी शुरू की अपना काम करना, तो मान लो आज हो गया सितंबर, ठीक है, तो सितंबर 2019 से पहले कितने एम्प्लॉयज़ थे इनके पास में, फॉर एग्जांपल 150 थे। तो उनके ऊपर ये कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। बस देखेंगे तो ये देखेंगे कि 2019 सितंबर से लेके 2020 सितंबर तक 300 एम्प्लॉयज़ या उससे ज़्यादा थे या नहीं। अगर थे तो फिर वो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो लेबर्स हैं, वो अपने लिए एक तरीके से क्लेम कर सकते हैं। और अगर 300 से कम है तो लेबर्स के पास में वहाँ पे पावर नहीं होगी। तो इस तरीके से क्या हो गया, स्ट्राइक करने का, हड़ताल करने का जो राइट है, कि भाई वर्कर स्ट्राइक कब करते हैं, अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा नहीं होता, मतलब पूरी नहीं होते हुए पाया जाने पे ही तो वो स्ट्राइक करते हैं। तो उस कंडीशन को यहाँ पर क्या कर दिया है कि 300 या उससे ज़्यादा वर्कर वाली फैक्ट्रीज या कंपनीज में ये हो सकता है। दूसरा फिर अपन देखें, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल, कोड बिल जो 2020 आया है, उसको फाइनेंस बिल की तरह इंट्रोड्यूस किया गया है आर्टिकल 117 क्लॉज 1 के अंडर में। इसको मनी बिल की तरह ट्रीटमेंट मिलेगा। तो मनी बिल की तरह ट्रीटमेंट मिलता है तो क्या है, केवल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कहाँ पे, लोकसभा में। और लोकसभा में इंट्रोडक्शन के बाद में इस पर डिस्कशंस जो होंगी वो एक नॉर्मल बिल की तरह होगी, ठीक है। फाइनेंस बिल के बारे में जब आप पढ़ोगे आर्टिकल 117 एम लक्ष्मीकांत में, तो उसमें डिटेल आपको पता पड़ जाती है कि कौन से फाइनेंस बिल हुआ करते हैं। तो इस तरीके से इसमें लोकसभा में इंट्रोडक्शन होता है फाइनेंस बिल का, और उसके लिए प्रेसिडेंट जो है वो अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देते हैं। मतलब
प्रीवियस रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट होती है मनी बिल या फाइनेंस बिल, दोनों में से कोई सा भी हो, पहली बात। दूसरी चीज़, इसको मनी बिल को तो क्या होता है कि आप किसी भी जॉइंट कमेटी को नहीं भेज सकते। जॉइंट कमेटी में क्या होता है कि राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं और लोकसभा के मेंबर भी होते हैं, तो वहाँ पर आप मनी बिल को तो नहीं भेज सकते, क्योंकि मनी बिल जो है वो पूरा का पूरा आप देख सकते हो मोनोपोली होती है यहाँ पर लोकसभा की, राज्यसभा का इतना से नहीं होता है अगर मनी बिल की बात की जाए। जबकि अपन बात कर रहे हैं क्या, फाइनेंस बिल की, तो फाइनेंस बिल में राज्यसभा का से होता है, तो जॉइंट कमेटी को भी इसको रेफर किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। तो इस तरीके से दो कोड अपन ने जानने की कोशिश की। अब पॉइंट क्या क्या आ रहा है कि भाई कंसर्न्स क्या हैं, अभी जो इश्यूज उठ के आ रहे हैं वो क्या है। सबसे पहला तो ये कि जो लेबर्स के हाथ में जो राइट्स है ना स्ट्राइक करने का, उसको वाटर डाउन करने की कोशिश, मतलब उनको बिल्कुल ही ख़त्म करने की, क्योंकि कोई ज़रूरी थोड़ा है कि जो छोटी फॉर्म्स हैं वहाँ पर कुछ लेबर्स काम कर रहे हैं, 300 से कम तक की अगर उनकी स्ट्रेंथ है तो उनके क्या राइट्स नहीं होने चाहिए। तो एक तो ये कंसर्न आ रहा है। दूसरा, आप इस तरीके से 300 वर्कर्स तक के जो स्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको आप फ्री छोड़ दोगे तो एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई उनके हाथ में, तो भाई वो तो कोई भी बेसिस पे डिसमिस कर सकते हैं। वो हो सकता है कि मिसकंडक्ट बेसिस हो या रिट्रेंचमेंट बेसिस पे हो, है कि नहीं। तो इससे तो लेबर्स के जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रहे हैं। इकोनॉमिक रीज़न भी हो सकता है, कोई मिसकंडक्ट हो जाए, तो कहने का मतलब है आपने एम्प्लॉयर के हाथ में ज़्यादा पावर्स दे दी हैं इसके बेसिस पे। तो कहने का मतलब यहाँ पर पॉइंट यही आ रहा है कि एक्सपर्ट्स का यही कंसर्न है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जो सिक्योरिटी एक लेबर को मिलनी चाहिए वो आपने कम्प्लीटली डिमोलिश करने की कोशिश की है, जिस इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में 300 से कम लेबर काम कर रहे हैं, कोई कम वर्कर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने जो लीगल स्ट्राइक के लिए नई कंडीशन जो अप्लाई की है वो भी एक अपने आप में अचंभित करने वाली है। उसमें क्या है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है ना, उसमें ये बताया गया है कि जब पहली तो कंडीशन इस तरीके से कि अगर इंडस्ट्रियल स्ट्राइक पे कोई जाना चाहता है, लीगल स्ट्राइक पे, कि हाँ हम हमारे अधिकारों को लेने के लिए हड़ताल करते हैं, तो उसके लिए पहला तो उनको 60 दिन पहले, जब वो जाएं स्ट्राइक पे तो 60 दिन पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। अब देखो आप काउंट करो 60 डेज़। अब ये देखा जाएगा कि जिस इशू को लेकर के वो हड़ताल कर रहे हैं वो किसी ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास में तो नहीं है। अगर उसके पास में है तो वो उन दिनों के बीच में हड़ताल नहीं कर सकेंगे जब तक कि उसके बारे में कोई कंक्लूडिंग प्रोसीडिंग्स ना आ जाए। फिर मान लो उस ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने कोई वर्डिक्ट दिया या फिर कोई भी कंक्लूजन निकाल के दिया, तो उस वर्डिक्ट के भी आने के बाद में भी 60 दिन, तो मिनिमम 60 डेज़ का तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ट्रिब्यूनल के पास में चला गया तो आप देखोगे तो 120 डेज़ तो मिनिमम, और ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग्स हैं वो अलग। तो ऐसे करके आप देखोगे तो स्ट्राइक को प्रैक्टिकली अगर अपन यहाँ पे देखें तो इम्पॉसिबल बनाने की कोशिश कर दी। तो यहाँ पर भी लेबर को कहीं ना कहीं अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी एक कंसर्निंग इशू है। ऐसे ही इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में ही देखा जाए तो इसमें जो कवरेज जो दिया गया है ना, उसमें ये जो कवरेज जो दिया गया है उसको पूरी जितनी भी इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको कवर किया गया है। कैसे कि पहले तो क्या थी कि जो पब्लिक जो यूटिलिटी सर्विसेज थी उन्हीं के अंडर में ये स्ट्राइक का या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का जो अभी जो अपन सिनेरियो देख रहे हैं, चाहे वो लीगल स्ट्राइक की बात करें या फिर कोई भी उनके राइट्स की बात करें, तो वो जो लिमिटेशंस थी ना वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पे ही थी कि भाई पब्लिक यूटिलिटी, जैसे पानी की सप्लाई रुक जाए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रुक जाए, टेलीफोन, गैस, अगर इनकी सप्लाई रुक जाए तो देखो डिसरप्शन आ जाता है पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, एक साइकिल रुक जाता है लाइफ का। तो उनको तो चलो ठीक है, वहाँ तक तो अभी तक प्रीवियसली यही था कि ये जो लिमिटेशंस लगाई जा रही है ना वो पहले केवल पब्लिक यूटिलिटी तक ही थी। अब क्या है, इनको जितनी भी इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट्स हैं उन सब तक एक्सपेंड कर दिया गया है। तो आप देखो अगर इस तरीके से मान लो कोई आयरन फैक्ट्री है, वहाँ पर 300 से ज़्यादा स्टील फैक्ट्री है, वहाँ पर 300 से ज़्यादा लेबर काम कर रहे हैं, अगर वो अपने राइट्स के लिए जाना चाहेंगे तो उन पर भी आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की सर्कमस्टांसेस अप्लाई कर दी तो वो अपने राइट्स के लिए लड़ ही नहीं पाएंगे। जबकि उनकी अगर 2 महीने 1 महीने अगर काम रुक भी जाए और उनको उनके अधिकार मिल जाएं तो उसका इतना असर नहीं पड़ता अगर ओवरऑल देखा जाए तो पॉइंट इतना सा आ रहा है यहाँ पे कि जो स्टैंडिंग कमेटी है ना, लेबर, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, जिसके पास में ये बिल गए हुए थे, तो ये कोड जो गया हुआ था इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कि भाई आप इसका एम्बिट जो है ना, इसका एरिया जो है, कवरेज जो है, वो आप सारी इंडस्ट्रीज़ को कवर मत करो,
अभी जो हमारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है ना, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, इन तक ही आप लिमिट रखो कि हाँ कि पानी वाले, जैसे वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर अगर स्ट्राइक पे लोग चले जाएंगे तो सिटी के लोग भूखे मतलब प्यासे मर जाएंगे। तो वहाँ पर तो चलो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो, बट आप सारी इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट को कवर करते हो तो ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है कि हर तरीके से लेबर को कहीं ना कहीं आप एक तरीके से मार्जिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये कंसर्निंग इश्यूज यहाँ पे आ रहे हैं। एक तो स्ट्राइक से लेके इशू आ गया, एक जो प्रोविजंस हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के वो आप एक्सटेंड कर रहे हो सभी इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट में, और अगर लीगल स्ट्राइक भी कोई करना चाह रहा है तो आप वहाँ पे ये कह रहे हो कि 60 दिन पहले दो, और अगर ट्रिब्यूनल के पास में चल रही है कोई इशू तो आप उस पर स्ट्राइक नहीं कर सकते, और अगर ट्रिब्यूनल ने वर्डिक्ट भी दे दिया कंक्लूड करके तो आप उस पर पे 60 दिन, आने वाले 60 दिन तक नहीं कर सकते। तो ऐसे तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कर दिया, कोई लेबर जो है वो अपने राइट्स के लिए फाइट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये अपने आप में कंसर्निंग इश्यूज थे जो अपन ने देखे। अब अपन देख लेते हैं कि इन डिफरेंट बिल्स में ये जो कोड बिल आए हैं इनमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या की प्रपोजल्स हैं वो देखते हैं। अदर की प्रोविजंस की अगर बात करें इन्हीं कोड बिल्स में, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल जो है वो रीस्किलिंग फंड के बारे में बात करता है। रीस्किलिंग फंड का मतलब हो गया कि जो ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं जो लेबर, उनको और स्किल प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उसके लिए ये फ़ंड स्टैब्लिश किया जाएगा, और इस फंड की जो डिटेल्स हैं वो जो एम्प्लॉयर होगा ना वो प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या होगा कि जब भी ये ट्रेनिंग दिलानी होगी तो उस टाइम के जस्ट पहले के 15 दिन का वेज जो होगा ना वो एम्प्लॉयर जो है वो इकट्ठा करेगा और इसमें रीस्किलिंग फंड में डाल देगा, और जैसे ही ट्रेनिंग कंडक्ट करवानी होगी तो उस फंड में से पैसे निकाल के करवा दिए जाएंगे। साथ में अदर सोर्सेज से भी पैसा यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा जिससे कि रीस्किलिंग को प्रॉपरली अवेल कराया जा सके जो भी लेबर्स हैं। तो अदर सोर्सेज के लिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एक वेग टर्म है, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसे करके ये इसका एक अलग से एक और प्रोविज़न है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का। ऐसे ही दो और जो कोड हैं उनकी अगर बात करें तो वो भी अलग अलग प्रपोजल्स देते हैं, जिनमें कि सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, और दूसरा इन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को और गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी एम्बिट में लाते हैं। कहने का मतलब सोशल सिक्योरिटी पर्पज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया, डिसेबिलिटी कवर हो गया, हेल्थ, मैटरनिटी बेनिफिट। ये जो फैसिलिटीज़ है ना, अभी तक आपने सुना होगा कि ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उनके लेबर्स को ही मिलता है, उन्हीं के वर्कर को मिलता है। अब क्या है, ये फैसिलिटी सोशल सिक्योरिटी की जो फैसिलिटी है ये इंटर स्टेट माइग्रेंट और गिग वर्कर मैंने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम करने वाले होते हैं उनको भी ये चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो जो सोशल सिक्योरिटी कोड है ना वो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड को स्टैब्लिश करने की बात भी करता है और रिकमेंड करता है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सूटेबल स्कीम अपने हिसाब से डिफरेंट सेक्शंस, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के डिफरेंट सेक्शंस है ना, उनके हिसाब से बना सके, फॉर्मुलेट कर सके। इसमें क्या है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्मेशन भी होगा जहाँ पे जो भी अनऑर्गेनाइज्ड या फिर गिग प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले वर्कर्स है ना अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और सोशल सिक्योरिटी स्कीम की रिलीफ या फिर उनकी जो फैसिलिटी है वो अवेल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि सोशल सिक्योरिटी कोड के अंडर में नेशनल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी बोर्ड स्टैब्लिश किया जाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा कि भाई आप एक सूटेबल स्कीम जो भी है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को आप प्रोवाइड करो। तो उसके लिए वो रजिस्टर्ड जो भी जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो लेबर होगी ना, वर्कर होंगे, उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग उससे क्या होगा, एक सेंट्रलाइज्ड मैनर में उनको सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिल जाएगा। ये एक अच्छा प्रोविज़न है। तो इसमें ये जो प्रोविज़न है ना, इसमें कैसे ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, तो इसके लिए पैसा जो आएगा ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी, और जो एग्रीगेटर्स हैं या फिर जो आप कह सकते हो जो एम्प्लॉयर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हैं इन वर्कर्स को, उनका इनमें से कोई एक हो सकता है या फिर इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लेना चाहे 100% वो भी ले सकती है, या फिर ये कहे कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ही इन चीज़ों को इंश्योर करेगा तो वो भी कर सकता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का रोल या फिर इन तीनों का रोल हो करके। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये आता है कि एग्रीगेटर जो है ना वो अपने खुद की तरफ से जितना भी उसका टर्नओवर है, ठीक है, उसके टर्नओवर का 1 से 2% कंट्रीब्यूट करेगा। ये पहली कंडीशन। दूसरी,
जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल हो रहा है तो उसका अगर टोटल अमाउंट देखा जाए ना, उसका 5% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ये जो कॉन्ट्रैक्टर होगा। कहने का मतलब खुद के टर्नओवर का तो 1 से 2% कंट्रीब्यूट कर देगा, बट वो 1 से 2% की रेंज है ना, वो टोटल जितना उस सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जितना पैसा इकट्ठा हो रहा है उसका 5% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे करके जो कॉन्ट्रैक्टर है या फिर एग्रीगेटर है उसको कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन या एक कह सकते हैं कि एक क्या कहते हैं इसको, एक स्पैन प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि उसको इतना ही कंट्रीब्यूशन करना है, इससे कम भी नहीं करना तो इससे ज़्यादा भी नहीं करना। तो इस तरीके से ये हो जाता है अपना सोशल सिक्योरिटी कोड। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड। इसमें भी डिफरेंट मतलब इस तरीके से जो इंटर स्टेट माइग्रेंट्स आते हैं ना उनको डिफाइन किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, रिपीटेडली आप देखोगे इंटर स्टेट माइग्रेंट्स की तो बात कर ली, इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स, इंट्रा स्टेट का मतलब स्टेट के अंदर की अंदर जो माइग्रेंट्स जाते हैं उनको यहाँ पर कवरेज नहीं मिल रहा है। तो ये एक कंसर्निंग इशू है। तो ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला जो कोड है ना, इसमें टारगेट ये किया गया है कि जो लेबर अपनी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अर्निंग 18,000 तक करता है ना, उनको इसके कवरेज में लिया जाएगा। और साथ में इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट को भी डिफाइन किया गया है। अभी करंटली जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशन है उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल कि कॉन्ट्रैक्ट पे कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो एक डेटाबेस मेंटेन करेगी कि कितना इंटर स्टेट माइग्रेशन हुआ है, और उससे रिलेटेड एक पोर्टल भी मेंटेन किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे उनके पास में भी डिटेल होगी, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में आप जो वर्कर्स हैं उनकी वेलफेयर इंश्योर कर पाओगे। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके पास में 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो भी कौन, इंटर स्टेट माइग्रेंट्स, तो उनको कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एक चीज़ अच्छी बताई गई है यहाँ पर कि 10 या 10 से ज़्यादा जितने भी एम्प्लॉयज़ अगर काम कर रहे हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में, तो उनको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे कि स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड हो गया, इस तरीके से ये एक इंश्योरेंस स्कीम होती है जिसके अंडर में जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी मंथली इनकम के बेसिस पे एक पार्ट होता है फिक्स, वो कंट्रीब्यूट करता रहता है, फिर उसको लास्ट में जाकर के वो सारा इकट्ठा होता है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे वो वापस ले सकता है उस पैसे को। तो ये जो है ना स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड, ये फैसिलिटी अवेल होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो वर्कर्स काम करेंगे तो उनको अवेल होगी ये चीज़, ठीक है। पर बात ये आती है कोड ने है ना, ये जो कोड है कौन सा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इसने ड्रॉप किया है पहले जो प्रोविजंस हुआ करते थे, जैसे कि टेम्परेरी अकोमोडेशन ऑफ वर्कर्स, कि जहां पर वो काम कर रहे हैं उसके आसपास में उनको रहने की जगह दी जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे ड्रॉप कर दी गई है। बजाय इसके क्या कर दिया गया है, अब नया प्रपोजल ये दिया गया है जर्नी अलाउंस, कि वो घर से आ जा रहे हैं, मान लो कि कहाँ पर तो वो काम कर रहे हैं, कहाँ के वो नेटिव हैं, तो वहाँ से आने जाने में जितना कुछ उनका खर्चा हो रहा है ना वो प्रोवाइड किया जाएगा। जबकि पहले क्या होता था इन कोड्स, अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन की बात करें तो उसकी बात बता रहा हूँ मैं, तो अभी तो क्या है कि जैसे ही वो किसी वर्क साइट पे काम कर रहे हैं तो वहीं पर आसपास में उनको रहने की व्यवस्था दी जाएगी। बट अब जैसे ही ये बिल पास हो जाते हैं तो फिर उसके बाद में फाइनलाइज होने के बाद में जो वर्कर्स अपने घर से नेटिव अपने खुद के होम से एम्प्लॉयमेंट प्लेस तक आएंगे जाएंगे उसका खर्चा ही दिया जाएगा, वहाँ पर अकोमोडेशन की बात नहीं की गई है। तो ये कंसर्निंग इशू भी अपन रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ से। तो जो वर्किंग पीपल हैं उनके लिए एक चार्टर भी दिया है। चार्टर का मतलब हो जाता है कि उनके राइट्स की बात हो जाती है, ठीक है। जैसे सिटीजन चार्टर का नाम आपने सुना होगा, जिसमें कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है जहाँ पे कहीं पर भी आप इंटरेक्ट करते हो तो डिस्प्ले करते हैं बोर्ड पे बाकायदा, वो बताते हैं कि हाँ ये डिटेल है, ये इतने लोगों को हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं, इतना फीस है या फिर जो कुछ भी है, इतना कवरेज हमने दे दिया है इस पर्टिकुलर पब्लिक स्कीम के अंडर में। तो ये जो चार्टर होता है ना, ये वर्किंग पीपल जो हैं उनके लिए भी एक लेबर राइट्स का एक फॉर्मेशन होता है जिसमें इनफॉर्मल वर्कर्स को कवर किया गया है। और लॉ प्रपोज करता है कि प्राइमरी बर्डन जो भी होगा, शुरुआती अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रोटेक्शन को लेकर के कि वर्कर किस तरीके की कंडीशन में काम करेंगे, तो वो जो बर्डन है प्राइमरी बर्डन वो कॉन्ट्रैक्टर पे है, ठीक है। तो आप यहाँ
कंसर्न अब कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से देखो, अब यार कॉन्ट्रैक्टर पे सारा लोड आप डाल दोगे तो उस केस में आप देखो कॉन्ट्रैक्टर तो खुद एक मार्जिनल प्लेयर होता है, उनके पास में इतना पैसा थोड़े ना होता है, तो वहाँ पर भी एक अपने आप में इशू आता है। और ये सारे इश्यूज़ है ना, ये कहीं ना कहीं ये सारे प्रोविजंस इंट्रा स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर कहीं ना कहीं साइलेंट दिखाई देते हैं। तो एक तो हो गया कि जो थ्रेशोल्ड एप्लीकेशन इंक्रीज़ कर दी इस्टेब्लिशमेंट के बेसिस पे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ ही यहाँ पर वर्कर्स या फिर कुछ ही जो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो यहाँ पर रिलीफ बेस्ड काम कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सारे सेक्शंस है ना इंडिया में अभी वल्नरेबल सिचुएशन में चल रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर वर्कर्स खुद हो। तो एक डिसहार्टनिंग या फिर अपन कह सकते हैं कि एक अपने को कहीं ना कहीं लो फील कराने वाली सिचुएशन बनती है इन कोड्स के अंदर में। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स को भी आपने कवर नहीं किया है। और साथ में आप देखोगे कि जो इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स होता है ना, वो एज़ कम्पेयर टू इंटर स्टेट माइग्रेंट्स नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। जब और वल्नरेबिलिटी आप देखोगे, जो आप अपना घर छोड़ करके कहीं कमाने निकल गया तो देखो रिस्क तो दोनों के लिए बराबर, चाहे बिहार से आप पहुंच जाओ, बिहार, यूपी, राजस्थान, इनसे निकल के आप पहुंच जाओ साउथ इंडिया में कहीं पर, या बेंगलुरु में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, या फिर बेंगलुरु के पास का कोई गांव का बंदा है वो वहाँ पे बेंगलुरु में आके काम कर रहा है, तो उन लोगों को भी तो वही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स को भी कवरेज देने की ज़रूरत थी। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रोविजंस जानने की कोशिश की, ये जो 3 लेबर कोड बिल्स अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, तो अभी इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।